तो अपना नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में हमें किसी रिएक्शन के रेट से रिलेटेड बातें करनी है। मतलब जैसे स्टोइकियोमेट्री में हम लोग ये बात करते थे कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कितना मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा, कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा, ये सारी बातें हम लोग करते थे। बट यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि कितना मोल कितने टाइम में बनेगा। मतलब हमें रेट की बातें हमें करनी है। रेट से हमें मतलब रखना है यहाँ पे किसी रिएक्शन के रेट से, किसी रिएक्शन का रेट क्या है। तो उन सब चीजों को देखने से पहले सबसे पहली चीज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है इस बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी है वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल, डेफिनेशन लिखनी होगा तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, सच रिएक्शंस टेक वेरी शॉर्ट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। अच्छा, एक चीज इनके लिए होती है कि इनका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। उनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम या फिर जीरो होता है। जनरली ऐसे रिएक्शन जिनमें बॉन्ड टूटना नहीं है, सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, वो रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। जिनमें सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, 2 फ्री रेडिकल का एडिशन आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, इन दोनों को मिलाएंगे तो CH4 बनेगा। यहाँ किसी बॉन्ड को टूटना नहीं है, इस रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड का बनना हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जनरली बहुत फास्ट होते हैं। या जैसे आयनिक रिएक्शन, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं HCl और NaOH का रिएक्शन करा के NaCl और वाटर बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन देखने में तो ऐसा लग रहा है, बट यहाँ का जो मेन रिएक्शन है वो सिर्फ ये है कि H प्लस और OH माइनस मिल के वाटर बना दे रहे हैं। क्योंकि HCl जो है ये डिसोसिएटेड रहेगा H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, NaOH डिसोसिएटेड रहेगा Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। इससे बना तो NaCl, बट ये भी डिसोसिएटेड है Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। Na प्लस इधर भी है, Na प्लस इधर भी है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Cl माइनस इधर भी है, Cl माइनस इधर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसमें पड़ा? H प्लस और OH माइनस मिल के किसमें कन्वर्ट हो गए? तो वाटर। सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड टूटा नहीं है कोई, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। खैर, तो ये हुआ वेरी फास्ट रिएक्शन, जिनको कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा इनका जस्ट अपोजिट वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये हमें याद रखना है। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग बहुत टाइम लगता है उसको। या रूम टेम्परेचर पे H2 और O2 से मिलके वाटर का बनना, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अगर रूम टेम्परेचर पे ये सब रिएक्शन फास्ट होने लगेगी तो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब ये सब हमें मिल ही नहीं पाएंगे। या तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा या ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो दोनों ही है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे फास्ट होने लगेंगी तो कोई एक चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए एक ऐसी रिएक्शन बहुत स्लो होती है रूम टेम्परेचर पे। थर्ड एक कैटेगरी आता है मॉडरेट रिएक्शंस का। मॉडरेट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं जो ना तो बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है, बल्कि उनके बीच के हैं। इनको कंप्लीट होने में बोलते हैं कि अप्रिशिएबल टाइम लगता है, ठीक ठाक टाइम लगता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम।
और ऐसे रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी ना ही बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो H2O2 का डिकम्पोजिशन, H2O2 डिसोसिएट करके H2 और O2 में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन हुआ। या N2O5 का डिकम्पोजिशन NO2 प्लस O2 में, या ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो बात ये कि हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड तो किया, तो क्यों डिवाइड किया, तो इसका पर्पस ये है कि हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस के काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं कि किस रेट से वो रिएक्शंस हो रहे हैं, कितने रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, कितने रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। ये सिर्फ हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस में देखते हैं। हम लोग जो फास्ट रिएक्शन है उनमें नहीं देखते हैं, जो स्लो रिएक्शन है उनमें नहीं देखते, क्योंकि लैब स्केल में उनके लिए चेंजेस को नोट कर पाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कि अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है तो इतनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे कि हम लोग टाइम के साथ प्रिसाइज कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, कितने टाइम में कितना रिएक्ट किया। यही चीज स्लो रिएक्शंस के साथ भी है, उसमें भी कैलकुलेशन टाइम के साथ प्रिसाइज नहीं हो पाता है। बहुत हद तक जो प्रिसाइज हो पाता है वो मॉडरेट रिएक्शंस में होता है। तो हम लोग काइनेटिक्स में, इस चैप्टर में हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस के काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, बाकी दोनों के काइनेटिक्स को स्टडी नहीं करेंगे। अब काइनेटिक्स बोलने से मतलब क्या है, तो हम लोग काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट, किस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट किया या किस रेट से प्रोडक्ट बना। मेनली हमें इसकी बात करनी होती है इस चैप्टर में। और ये सब भी बात करनी है कि हम लोग कैसे कैसे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको चेंज करके रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये सब तो बात करना ही है, बट पहले हम लोग रेट की बात करते हैं कि रेट होता क्या है, किसको हम लोग बोलते हैं रेट। तो दो चीजें हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है और रेट ऑफ अपीयरेंस है। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन कोई होगा तो रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, तो उनके लिए डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और जैसे जैसे रिएक्शन होगा प्रोडक्ट्स अपीयर होंगे तो उनके लिए डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे एक रिएक्शन हमने ले लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो सपोज करिए ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है, तो ये डिसअपियर हो रहे हैं, तो इनके लिए हमें डिफाइन करना रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आरओडी शॉर्ट में लिखा गया है, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ROA लिखा जाए तो इसको बोला जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिफाइन करना है तो ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि चेंज जैसा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। बट बात ये कि ए का कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ, तो ये जो डेल्टा ए है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो हम लोग रेट को पॉजिटिव करने के लिए बाहर खुद से एक माइनस लगा देते हैं, सो दैट ये रेट क्या है, पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस अगर डिफाइन कर रहे हैं तो माइनस रहेगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस ऑफ बी अगर डिफाइन करना है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ, अब आते हैं कैपिटल सी और कैपिटल डी पे। तो इनके लिए हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ना डिफाइन करके रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर लिखना है तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि सी का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो उसके इनिशियल से ज्यादा होगा, तो ये ऊपर न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव ही रहेगी। या इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी लिखना है तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। और इनको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू बात किया जाए, जैसे ए से बी मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, ए के कंसंट्रेशन का ग्राफ हमें दे दिया गया टाइम के साथ,
ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया है, मार्किंग्स कर दी गई हैं, वैल्यूज कुछ इंडिकेट कर दिए गए। हमें बोला गया कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इन द टाइम इंटरवल 0 to 10 मिनट। 0 से 10 मिनट तक ए के डिसअपियरेंस का रेट निकालना है। तो जब 0 मिनट टाइम था तो ए का कंसंट्रेशन था 2 मोलर, और जब टाइम 10 मिनट हुआ तो ए का कंसंट्रेशन हो गया 1 मोलर। तो 0 से 10 मिनट में अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाला जाए तो बाहर माइनस होगा, ए का फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 1, ए का इनिशियल था 2, 1 माइनस 2 अपन टी फाइनल है 10 और टी इनिशियल था 0। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 मोलर ऊपर यूनिट है और नीचे है मिनट, तो मोलर पर मिनट। या दूसरा क्वेश्चन है 0 to 50 मिनट में, तो इसी तरह 0 पे 2 है और 50 पे 0.5 है, ये वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.03 मोलर पर मिनट। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग रेट निकाल रहे हैं, और एक चीज ये भी देख रहे हैं कि रेट डिफरेंट भी आ रहा है। तो रेट सेम भी आ सकता है, रेट डिफरेंट भी आ सकता है, अलग कुछ भी चीज हो सकती है। आगे चल के ये चीजें और क्लियर होंगी कि रेट कब सेम आएगा, कब डिफरेंट आएगा। आगे हम लोग जब और ज़्यादा इस चैप्टर में देखेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अलग अलग टाइम इंटरवल में रेट कब सेम आएगा, कब डिफरेंट आएगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। अच्छा, ये तो हमें बोला गया कि टाइम इंटरवल 0 to 10 में या 0 to 50 में कैलकुलेट करिए, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। बट अगर बोला जाता कि जब t इक्वल टू 20 मिनट है तब रेट निकालिए, t इक्वल टू एग्जैक्टली 20 मिनट पे ए के डिसअपियरेंस का रेट निकालिए, तो हम लोग एग्जैक्टली 20 मिनट पे नहीं निकाल पाते, क्योंकि 20 मिनट तो एक इंस्टेंट हो गया ना। उस इंस्टेंट पे रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। वो हमें पता नहीं है, वो हम लोग ग्राफिकली यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज ये समझ में आ रही है कि हम लोग रेट को किसी इंस्टेंट के लिए भी पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। हम लोग बोलते भी हैं कि रेट दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट डिफाइन किया जाता है मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, एक ठीक ठाक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है ये डिफाइन किया जाता है माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल कि हम लोग मान सकते हैं कि वो एक इंस्टेंट की बात हो रही है। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि इस ग्राफ का स्लोप लेना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड, ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोलते हैं it is equal to magnitude of slope of concentration versus time graph। इंस्टेंटेनियस रेट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अभी ऊपर जो हम लोगों ने डिफाइन किया था ये एवरेज रेट डिफाइन किया था। अगर इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करना हो तो जैसे फिजिक्स में वेलोसिटी लिखा जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज हुआ और डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंटेनियस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करना है तो इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करने के लिए हम लोग जैसे इस रिएक्शन में ए प्लस बी प्लस गिव सी प्लस डी डी, इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर डिफाइन करना है तो माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। डेल्टा की जगह डी लगा देना है, बस ये काम करना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डी सी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डी टी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। रेट किस चीज का, तो अपीयरेंस का या फिर डिसअपीयरेंस का, किसी रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का या किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस का। एक एग्जांपल देखते हैं जरा सा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे मिल रहा अमोनिया, बैलेंस रिएक्शन है 3H2 gives 2NH3। T इक्वल टू 0 पे N2 2 मोलर था, H2 6 मोलर और अमोनिया 0 मोलर। स्टार्टिंग में अमोनिया नहीं था। बोला गया 10 मिनट पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो N2 खत्म हो गया, 2 से 0 हो गया, इसके 2 से इसका 6 रिएक्ट कर लिया, ये भी 0 हो गया, और इसके 2 से इसका बन गया 4।
तो यहाँ अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकाला जाए तो चेंज हुआ है 2 मोलर का, टाइम लगा है 10 मिनट, तो 2/10 0.2 हो जाएगा। H2 का निकाला जाए तो 6/10 हो जाएगा 0.6, और अगर अमोनिया का निकाला जाए तो 4/10 हो जाएगा। तो रेट अलग अलग आ रहे हैं। N2 का रेट आ रहा है 0.2, H2 का रेट आ रहा है 0.6, अमोनिया का रेट आ रहा है 0.4। तो ये रेट अलग अलग आ रहा है। हालांकि अगर एक चीज देखा जाए कि ये जो डिफरेंट रेट आ रहे हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दें, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है 1 तो 0.2/1 0.2 ही रहेगा। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3 तो 0.6 को 3 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो गया 0.2। या अमोनिया कोफिशिएंट है 4 तो इसको पॉइंट सॉरी अमोनिया कोफिशिएंट है 2 तो 0.4 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये भी 0.2। तो ये क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जा रही है। तो ये जो क्वांटिटी आई है कैलकुलेट होके जो इक्वल है आपस में, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैसे मिलेगा? तो किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को या किसी भी प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस को आप जब उसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यही डिफाइन भी किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। when rate of disappearance of any of the reactant or rate of appearance of any of the product is divided with its respective coefficient then becomes equal to rate of reaction। जैसे हम लोग जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं AA plus BB gives CC plus DT, तो अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T इसको स्मॉल a से डिवाइड कर देंगे, या माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T इसको स्मॉल b से डिवाइड कर देंगे, या डेल्टा C बाई डेल्टा T को स्मॉल c से, या डेल्टा D बाई डेल्टा T को स्मॉल d से। ये सारी क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। या इंस्टेंटेनियस रेट की अगर बात करनी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस डी ए बाई डी टी को स्मॉल ए से डिवाइड करेंगे, माइनस डी बी बाई डी टी को, या डी सी बाई डी टी को, या फिर डी वी बाई डी टी को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये सारी क्वांटिटीज आपस में इक्वल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को उसके कोफिशिएंट ए से डिवाइड किया जाए, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को उसके कोफिशिएंट बी से डिवाइड किया जाए, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को उसके कोफिशिएंट सी से डिवाइड किया जाए, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को उसके कोफिशिएंट स्मॉल डी से डिवाइड किया जाए। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। जैसे आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बता दिया जाएगा और बोला जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताइए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पता है तो उसको स्मॉल ए से डिवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, और फिर सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकाल लीजिए। अच्छा, अगर किसी का कोफिशिएंट 1 है, किसी का कोफिशिएंट 1 है, जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट 1 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका भी रेट होगा। और अगर किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ डिफरेंट है, तो जो भी उसका कोफिशिएंट है रेट ऑफ रिएक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस स्पीसी का रेट आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आ जाएगा। तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है जल्दी, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन नहीं लिखना पड़ता, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आते भी हैं, आए भी हैं बहुत सारे। चलो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट में मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। उन पे बेस्ड बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हमने यहाँ पे जनरल ए ए बी बी ले लिया है, वहाँ पे कोई रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन ले लिया जाएगा क्वेश्चन के साथ, और उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत ही इजी से क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाए।